हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के यूनिट 8 जिसका नाम थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल सेल है, यानी पतले बेलनाकार एवं गोलीय खोल, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। सेल इज़ ए क्लोज वेसल। सेल एक क्लोज वेसल है इन विच एनी फ्लूड लाइक लिक्विड और गैस, यानी कोई भी फ्लूड जैसे लिक्विड और गैस है, एट हाई प्रेशर कैन बी फिल्ड। हाई प्रेशर पर हम उसमें फिल कर सकते हैं। और इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक थ्रो पाइप के द्वारा। एंड इट इज़ आल्सो कैपेबल टू विदस्टैंड आउटसाइड प्रेशर। और जो वेसल होते हैं जो आउटसाइड प्रेशर को जो होता है उसे झेलने की भी कैपेसिटी रखते हैं। जैसे सबमरीन, पनडुब्बी जिसको कहते हैं, वो प्रेशर झेलती है ना पानी का बाहर की साइड से। जो सेल का मटेरियल है वो कास्ट आयरन का हो सकता है, नॉन फेरस एलॉय हो सकते हैं, सीट स्टील हो सकती है। एग्जाम्पल है इनके बॉयलर, एयर कंप्रेसर, टैंक। इफ़ वेसल इज़ फिल्ड विद गैस, अगर कोई वेसल गैस से भरा हुआ है, द प्रेशर इज़ कांस्टेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द वेसल। जो प्रेशर होगा वो ऑल पार्ट वेसल पर वो सेम होगा। इन केस ऑफ लिक्विड, अगर उसमें लिक्विड भरा है, द प्रेशर इज़ लोएस्ट एट द टॉप, यानी जो प्रेशर होगा वो टॉप पर कम होगा। और इंक्रीज विद डेप्थ, और जैसे जैसे डेप्थ गहराई बढ़ती जाएगी प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। और एट द बॉटम, यानी सबसे नीचे, प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई होगा। व्हेन वेसल आर एम्प्टी, और जब वेसल यानी जो हमारा थिन सिलेंडर या स्फेयर है खाली है, दे आर सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। और तब उसमें क्या होता है, वो सब्जेक्टेड होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, क्योंकि वो खाली है। एंड हैज़ द रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नील, और जो उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो रिजल्टेंट है वो नील होता है। अब है थिन सिलेंड्रिकल सेल, यानी पतले बेलनाकार खोल। दो तरह के सिलेंडर सेल होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल। एक होते हैं थिन, जिसे हम पतले कहते हैं, एक होते हैं थिक। तो इन दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो इनकी थिकनेस है, जो हम वेसल को बनाते हैं तो उनकी प्लेट की कुछ थिकनेस होगी और उनका इंटरनल डायमीटर होगा। उनके जो रोसो का अनुपात है उसके हिसाब से ही हम सेल को, सिलेंड्रिकल सेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये थिन सिलेंडर है या थिक सिलेंडर है। अगर इनकी प्लेट की थिकनेस और इंटरनल डायमीटर का जो रेशो है अगर 1/20 से कम है तो इसे हम कहेंगे थिन सेल। एग्जाम्पल है बॉयलर, टैंक और वाटर पाइप ETC। और यदि इनकी प्लेट की थिकनेस और इंटरनल डायमीटर का जो रेशो है 1/20 से अधिक है तो उन्हें हम कहेंगे थिक सेल। जैसे सबमरीन या और डीजल और पेट्रोल के लिए जो टैंक यूज़ होते हैं वो। तो ये हो गए थिन और थिक सेल में डिफरेंट। इन थिन सिलेंड्रिकल सेल द स्ट्रेस में बी एज्यूम्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो थिन सिलेंड्रिकल सेल होते हैं उनमें जो स्ट्रेस होती है वो एक समान डिस्ट्रीब्यूट होती है ओवर अ वाइल थिकनेस। और जो थिन सिलेंडर का सेल है वो 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक की स्ट्रेस प्रेशर के लिए यूज़ होते हैं, और थिक होते हैं 250 की स्ट्रेस तक के लिए। अब है बिहेवियर ऑफ थिन सेल फॉर इंटरनल प्रेशर, यानी आंतरिक दाब के लिए पतले खोल का व्यवहार कैसा होता है। माना हमने किसी एक थिन वेसल में फ्लूइड या लिक्विड भर दिया या गैस है, तो वो जो प्रेशर लगाएगा तो वो उसकी वॉल के परपेंडिकुलर होगा हर बार, जैसे इस डायग्राम में देख रहे हो। तो इससे दो तरह की स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगी, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक होती है सर्कम्फ्रेंशियल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या करती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो एक्सिस होता है वेसल का उसके पैरेलल काम करती हैं, यानी वो उसे उसकी लेंथ में दो हिस्सों में डिवाइड करने का काम करेगी। जैसे इसमें देखो, पहला है जब खोल में आंतरिक उच्च दाब के कारण यानी हाई प्रेशर के कारण परिणामी खिंचाव बल यानी जो फोर्स है F,
अक्ष के समांतर कार्य करता है, तो खोल लंबाई को दो भागों में विभाजित करते हुए दिखाया गया है, फट जाता है। इस स्थिति में खोल की लंबाई के समांतर वाली चादर में खिंचाव उत्पन्न होता है, तथा इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस उत्पन्न होती है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया है। ये देखो, ये दो हिस्से हो गए इसके। अब है दूसरा, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, खोल की लंबाई के अक्ष के समांतर फटना। जब खोल के आंतरिक दाब के कारण परिणाम खिंचाव बल यानी एफ अक्ष के लंब रूप दिशा में कार्य करता है, तो संपूर्ण परिधि प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप उसमें परिधीय प्रतिबल यानी सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस उत्पन्न हो जाती हैं। इस दशा में खोल लंबाई के समांतर फटता है, जिससे संपूर्ण परिधि फट जाती है। अब यहाँ पे भी देखो दो स्ट्रेस हैं, वही जो ऊपर पढ़ा हमने। हुप स्ट्रेस भी कहते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस को, और हिंदी में से परिधीय प्रतिबल कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अगर हम इंग्लिश में देखें तो हुप स्ट्रेस सरकमफ्रेंस क्या है? दिस एक्ट इन ए टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द सेल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? दिस एक्ट पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द सेल। इन सेल में एक और तरह की स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, उसे कहते हैं हम रेडियल स्ट्रेस, पर ये बहुत छोटी होती है, यानी इसका जो वैल्यू है बहुत कम होती है, तो इसलिए हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं। अब हम डेरिवेशन करेंगे। पहला है सरकमफ्रेंशियल और हुप स्ट्रेस के लिए। तो हमें पता है हुप स्ट्रेस के लिए हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये लेंथ की पैरेलल डायरेक्शन से किसी सिलेंडर वेसल को फाड़ने की कोशिश करेगी या वहाँ से फेल होने की कोशिश करेगा। तो इसमें देखो, अगर हमने कोई फ्लूइड या लिक्विड इसमें फिल किया है, तो बीच में इसकी एक्सिस है, तो ये एक्सिस के पैरेलली से बीच में से फेल करने की कोशिश करेगा लेंथ के पैरेलल। तो अगर इसका इंटरनल डायमीटर डी आई है, कैपिटल डी आउटर डायमीटर है, पी इंटरनल प्रेशर है, और सिग्मा सी हुप स्ट्रेस या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, जिसे हम परिधीय प्रतिबल कहते हैं। देखो, ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर पी, इस इंटरनल प्रेशर पी के कारण द स्ट्रेस आर प्रोड्यूस ऑन सरकमफ्रेंस, जो उसकी परिधि है उस पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी ऑफ द सेल, विच इज़ नोन एज हुप स्ट्रेस। इसी को हम हुप स्ट्रेस कहते हैं। अब क्या होगा, इस प्रेशर पी के कारण एक फोर्स डेवलप होगा, हमने ऊपर ही पढ़ा, एक फोर्स डेवलप होगा, तो उसे कहेंगे हम ब्रस्टिंग फोर्स। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा? जो इस वेसल की रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ है, यानी सहन करने की शक्ति है, उसके बराबर होगा। तो रेजिस्टिंग फोर्स किसके बराबर होगा? प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर पी, एरिया क्या है? डी इंटू एल, और रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस सिग्मा सी है, एरिया क्या है? एल इंटू टी, टी थिकनेस है। हम टू यहाँ इसलिए लेंगे क्योंकि दोनों साइड में सिग्मा सी हम दिखाएंगे, जब बीच में से अगर वो फटेगा तो एक दो साइड होंगी, तो दोनों साइड हम सिग्मा सी दिखाएंगे। तो सिग्मा सी की वैल्यू यहाँ आएगी, जो सरकमफ्रेंशियल है, पी डी आई यानी प्रेशर इंटू इंटरनल डायमीटर अपॉन 2T। अब है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है? जो एक्सिस के पैरेलल जो फोर्स लगेंगी, यानी जो बीच में से जो लेंथ के परपेंडिकुलर काटने की कोशिश करेगा वेसल को, यानी लेंथ के परपेंडिकुलर फाड़ने की कोशिश करेगा, यहाँ से फेल होगा। पी इंटरनल प्रेशर है, डी डायमीटर है, एल लेंथ है, और सिग्मा एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, जिसे हम कहेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो सिमिलरली प्रेशर ऑन द बोथ एंड इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स, यानी इस बार प्रेशर दो अलग अलग एंड पर लग रहा है, और वो किसके बराबर होगा? जो सहन करने की शक्ति है। तो प्रेशर क्या है? पी इंटू एरिया, जो फोर्स लग रहा है प्रेशर के कारण, तो एरिया क्या है? π/4d²। और रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो गया? स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस क्या है? सिग्मा एल इंटू पाई इंटू डी टी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा एल पाई डी अपॉन 4T, यानी सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मिल गई हमें। तो हमें इन दोनों से क्या देखा? देखो ऊपर देखो, जो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस है वो पी डी अपॉन 2T है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पी डी अपॉन 4T है, यानी सिग्मा सी दुगनी है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के। डिज़ाइन ऑफ द थिन सिलेंड्रिकल सेल,
हम जो थिन सिलिंडर सेल जो डिज़ाइन करेंगे वो सिग्मा सी यानी सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस के बेसिस पर करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। आगे देखो, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वॉल थिकनेस ऑफ द थिन सिलेंडर का सेल, अगर हमें किसी थिन सिलेंडर का सेल की वॉल थिकनेस यानी दीवार की मोटाई निकालनी है, तो इट कैन विदस्टैंड ए गिवन इंटरनल प्रेशर, यानी वो गिवन प्रेशर पर फेल नहीं होनी चाहिए। देन वी हैव टू इंश्योर दैट मैक्सिमम स्ट्रेस, यानी हम इंश्योर करेंगे कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होगी सेल में वो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, यानी जो उसकी सामर्थ्य है, अनुमेय सामर्थ्य, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिंस द सर्कमफ्रेंशियल हुप स्ट्रेस, सर्कमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेस इज़ हायर वन, यानी हमें पता है हुप स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो है हमारी ज़्यादा है। देयरफॉर द सेल इज़ डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रेस, यानी जो सेल डिज़ाइन होगा वो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस के बेसिस पर होगा। तो हमें पता है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा सी पी डी अपॉन 2t। वे अब टी रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द सेल, यानी हमें जो थिकनेस है टी वो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो हमें पता है कि वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए एक परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी पी डी अपॉन टी टी हमेशा जो स्मॉल रहेगा सिग्मा टी से। ठीक है, सिग्मा टी हमें जो परमिसिबल स्ट्रेस है हमारी उस मटेरियल की, तो यहाँ से हमें टी मिल जाएगी, टी ऑलवेज ग्रेटर देन पी डी अपॉन सिग्मा टी। अब है स्ट्रेस इन ए स्फीरिकल सेल, यानी गोलीय खोल में प्रतिबल। जो गोलीय खोल वैसे होते हैं फुटबॉल के जैसे, जैसे फुटबॉल का शेप होता है उन्हीं को हम स्फीयर कहते हैं, और ये किसी भी डायरेक्शन में, या तो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में बर्स्ट हो सकते हैं यानी फट सकते हैं। अगर इसमें फ्लूइड भरा है तो देखो पी फ्लूइड प्रेशर, लिक्विड और गैस, एफ फोर्स ड्यू टू दिस प्रेशर, यानी ये एफ वो फोर्स है जिससे वो बस्ट करेगा यानी फटेगा, और ये प्रेशर के कारण पी के कारण है। टी थिकनेस है, डी डायमीटर ऑफ द सेल है, सिग्मा सी हुप स्ट्रेस या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। तो इसमें क्या है, फोर्स इज, जो फोर्स है जिस कारण वो फटेगा वो किसके बराबर होगी, रेजिस्टिंग फोर्स के, जो उसे सहन कर सकता है, या दाब द्वारा लगाया गया बल बराबर चादर द्वारा सहन किया गया बल। तो दाब द्वारा लगाया बल क्या है, पी इंटू एरिया, एरिया क्या है पाई बाई 4d², और चादर द्वारा सहन किया गया बल सिग्मा सी स्ट्रेस इंटू एरिया आफ्टर बस्ट यानी फटने के बाद, तो वो क्या है पाई डी टी। तो यहाँ से निकल जाएगा सिग्मा सी इज इक्वल टू पाई डी टी अपॉन 4t। अब है स्ट्रेन इन सेल, यानी खोलों में विकृति, यानी इस प्रेशर के कारण जो फ्लूइड भरा है वेसल में, उसके कारण उसकी लेंथ में या डायमीटर में जो चेंज हुआ है। हमने पीछे दो स्ट्रेस पढ़ी है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। एक स्ट्रेस के कारण उसकी वो लेंथ के अलोंग फटता है और एक डायमीटर के अलोंग फटता है, तो उसके कारण उसमें चेंज हुआ उसके डायमेंशन में, तो वही हम पढ़ेंगे। इन थिन सिलेंड्रिकल सेल टू टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस, यानी हमें पता है थिन सिलेंड्रिकल में दो तरह की स्ट्रेस होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक सर्कमफ्रेंशियल, विच टेंड टू इंक्रीज लेंथ एंड डायमीटर, यानी लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस है, जो अनुदैर्ध्य स्ट्रेस है, वो लेंथ बढ़ाने का काम करेगी, और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस डायमीटर बढ़ाने का काम करेगी। ड्यू टू चेंज इन लेंथ एंड डायमीटर, इस चेंज इन लेंथ और डायमीटर और लेंथ में चेंज होने के कारण वॉल्यूम ऑफ द वेसल आल्सो चेंज, यानी जो वॉल्यूम है वो भी चेंज होता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज, और इस जो चेंज हो रहा है उसके कारण वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेन एंड वॉल्यूम चेंज इन द सेल, हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं और जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो निकाल सकते हैं। पहला हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर सिलेंड्रिकल सेल, पहले सिलेंड्रिकल सेल हम कंसिडर करते हैं जिसमें एल लेंथ है सेल की, डी डायमीटर है, टी थिकनेस है, और पी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है। इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, और म्यू या 1/m है पॉइजन रेशो, जिसे हम पॉइजन अनुपात भी कहते हैं, जो कि रेशो होता है पार्श्व स्ट्रेन का, यानी पार्श्व विकृति का अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति का। यानी अगर हम इसे यहाँ से हम पार्श्व स्ट्रेन निकालें या लेटरल स्ट्रेन निकालें तो वो क्या होगी, पॉइजन रेशो इनटू अनुदैर्ध्य विकृति। तो हमें पता है कि डायरेक्ट स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा सी, यानी सर्कमफ्रेंस स्ट्रेस के कारण जो डायरेक्ट स्ट्रेन होगी वो क्या होगी,
ई सी यानी इसको स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा सी अपॉन ई, ये हमें पता है, फर्स्ट चैप्टर में करा था स्ट्रेस स्ट्रेन में कि स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, तो सिग्मा सी अपॉन ई। सिमिलरली फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ई एल अपॉन इज इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन ई, तो ये दो इक्वेशन हो गई। अब नाउ नेट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन, जो नेट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन है वो क्या होगी, डायरेक्ट स्ट्रेन माइनस लेटरल स्ट्रेन ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेन, यानी जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन होगी एक तो उसकी डायरेक्शन में होगी, दूसरी स्ट्रेन उसकी दूसरी डायरेक्शन में होगी जिसे हम लेटरल स्ट्रेन कहते हैं, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होगी, डेल्टा डी अपॉन डी यानी चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, और इज इक्वल टू जो हमारी डायरेक्ट स्ट्रेन है इसमें सिग्मा सी अपॉन ई माइनस लेटरल स्ट्रेन हमें पता है 1/m यानी पॉइजन रेशो इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो हमारा पॉइजन रेशो आ गया 1/m और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गई डेल्टा एल अपॉन ई। तो डेल्टा एल की हमें सिग्मा एल की वैल्यू पता है, सिग्मा एल होती है सिग्मा सी अपॉन 2, हमें पता है क्योंकि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस हमारी दुगनी होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखने के बाद हमें जो यहाँ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन मिली तो सिग्मा सी अपॉन ई 1 - 1/2m, तो सिग्मा सी की वैल्यू पता है क्या होती है पी डी अपॉन 2t, तो पी डी अपॉन 2t यहाँ रख दिया 1 - 1/2m, इक्वेशन नंबर 3। और यहीं से हम डेल्टा डी भी निकाल सकते हैं, चेंज इन डायमीटर। तो चेंज इन डायमीटर क्या होगा, डी इंटू पी डी अपॉन 2t 1/1 - 2m। अब सिमिलरली फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये सर्कमफ्रेंशियल के लिए था, अब लॉन्गिट्यूडनल के लिए, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी, डेल्टा एल अपॉन एल, क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेन माइनस लेटरल स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेन क्या होगी सिग्मा एल अपॉन ई, और लेटरल स्ट्रेन क्या होगी 1/m सिग्मा सी अपॉन ई, और सिग्मा सी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की दुगनी है यानी डेल्टा एल अपॉन ई माइनस 1/m टू सिग्मा एल अपॉन ई, तो सिग्मा एल अपॉन ई बाहर ले लिया 1 - 2/m। अब यहाँ से हम डेल्टा एल भी निकाल सकते हैं, डेल्टा एल निकालेंगे तो एल पी डी अपॉन 40 1 - 2/m, तो ये इक्वेशन 4 हो गई, यहाँ से डेल्टा एल निकल गया, ऊपर डेल्टा डी भी निकल गया। नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी आयतन विकृति। आयतन विकृति क्या है कि जितनी भी स्ट्रेन है उनका एल्जेब्रिक सम या नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 इंटू नेट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन। दो हमने दुगना सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन क्यों लिया, क्योंकि जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन है वो बोथ डायरेक्शन में होती है, एक्स एक्स में भी और वाई वाई में भी, क्योंकि ये चेंज इन डायमीटर है, जो चेंज इन डायमीटर होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स एक्स और वाई वाई, एक्स एक्स डायरेक्शन में हो सकता है और वाई वाई में भी। तो हमें पता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम में, तो डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी ई एल प्लस 2 इंटू 6 सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 यानी ये 4 है और ये 3 है, इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन पुट करने के बाद हमें क्या मिला पी डी अपॉन टी 1/4 1 - 1/2m प्लस 1/1 - 2/m। अब यहाँ से 2 बाहर ले लिया, 2 बाहर लेने के बाद क्या मिला 1/2 - 1/m प्लस 2 - 1/m। यहाँ से बाहर लेने के बाद अगर हम इसे एलसीएम 2 ले लें तो पी डी अपॉन 2t 5/2 - 2/m, यहाँ से हमें डेल्टा वी भी मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज थिन सिलेंडर ख़त्म हो गया।